पर क्या व्यू बनाना चाहिए, एक फंडामेंटल नजरिया। चलिए साहिल कपूर हमारे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं वो इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं मार्केट्स पर। साहिल, गुड आफ्टरनून। पहली बड़ी चीज तो ऑफकोर्स यहाँ डीकपलिंग के सिनेरियो की बात की जाती है कि इंडियन मार्केट्स ने जो अपनी रेजिलियंस दिखाई है डिस्पाइट दी हेडविंड्स जो आपको मैक्रो एनवायरनमेंट में देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद लगातार इंडियन मार्केट्स चलती जा रही हैं, रफ्तार को बनाया हुआ है डीआईएस की तरफ से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। बहुत स्ट्रक्चरल चेंज आपको दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी में। आप और इस साल में अब फेस्टिवल के आसपास, साल के अंत के आसपास तक न्यू हाइस तक की भी बात की जा रही है। आप इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं मार्केट्स पर, क्या लेवल देख रहे हैं आप इंडेक्स पर? देखिए, जहां तक डीकपलिंग की बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म टॉपिक है। इसको हम कुछ 6 मंथ्स परफॉर्मेंस पे जज करना इसको ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो डेटा आज हम देख रहे हैं, जितना भी डेटा आज अगर आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी का डेटा इंप्रूव हो रहा है लगातार। तो ऐसा नहीं कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग ऑल होल हॉग या फुल सिलेंडर्स, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बट अगर आप पीएमआई नंबर्स देखें, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखें, क्रेडिट ग्रोथ इज राइट नाउ एट 15.5% YOY। पीएमआई बोथ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पीएमआई जो है 56-57 के आसपास है, जो कि बहुत हेल्दी लेवल्स है। आप बाकी 8 कोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखेंगे, जितने भी अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखेंगे, सब जगह आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी लगातार बनी हुई है और कहीं कहीं पे स्ट्रेंथन भी हो रही है बजाय वीकेन होने की। तो अगर आप ग्लोबली दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमिक डेटा देखेंगे, यूरोजोन मेरे ख्याल से शायद ऑलरेडी रिसेशन में है या फिर बहुत जल्दी आ जाएगा। यूएस के अंदर गुड्स इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में है, सर्विसेज इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो एक बहुत डिफरेंशिएटेड ट्रैक है दोनों दो अलग अलग सेक्टर्स के इकोनॉमी का। चाइना ऑलरेडी अपने बॉटम पे है और ट्राई कर रहा है रिवाइव होने का। तो दो इसमें पॉइंट बताऊंगा। पहला, जितने भी हिस्टोरिकल हमने प्रेसिडेंट्स देखे हैं जहां पे इंडिया को ये बताया जा रहा था कि इंडिया डीकपल हो रहा है ग्लोबल मार्केट से, जिसका सबसे बड़ा प्रेसिडेंस है आई थिंक 2007, जहां पे लोग बोल रहे थे कि इंडियन मार्केट्स डीकपल हो रही है। लेकिन उसके बाद हमने देखा वो भी इंडियन मार्केट ऑल्सो फेल विद ग्लोबल मार्केट। और 2013-14 में भी ऐसा हुआ जब वापस इंडियन रिकवरी आई आफ्टर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम वेंट अवे। तो हमने ये देखा है कि बार बार ये डीकपलिंग जो है ये फॉल्स अलार्म की तरह आता है। लेकिन इस बार जो डेटा में दिख रहा है वो दो चीजें दिखाता है। पहला, कि दुनिया की सब इकोनॉमीज जो है वो एक सिंक्रोनस साइकिल में नहीं है। अगर आप पिछली इकोनॉमिक साइकिल देखेंगे, सब इकोनॉमीज एक साथ ग्रो हो रही थी और एक साथ बर्स्ट की तरफ जा रही थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सेंट्रल बैंक जो है, बहुत सारे अलग अलग सेंट्रल बैंक दुनिया के कोऑर्डिनेशन में एक्ट कर रहे थे। हालांकि 2008 या 9 में कुछ ऐसे भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन थे जहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स ने एक साथ इंटरेस्ट रेट कट किया। तो ये अब जो इंटरेस्ट रेट हाइकिंग या डिक्लाइनिंग साइकिल्स हैं, ये कंट्री बाय कंट्री बहुत डिफरेंट है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया शायद इंडियन डेटा डाइवर्ज कर रहा है। अभी तक जितना इकोनॉमिक डेटा हम देख रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। इंडिया की इक्विटी, जो लिस्टेड इक्विटी है, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ स्टेबल है वर्सेस ग्लोबल ग्रोथ जो स्लो हो रही है और ग्लोबल अर्निंग्स जो स्लो हो रही है। तो दैट मेक्स अ केस कि शॉर्ट टर्म में ये डाइवर्जेंस शायद बना रहेगा और इंडियन मार्केट अच्छा करती रहेगी। साहिल, गुड आफ्टरनून। सही कहा आपने, डीकपलिंग स्टोरी कितनी सही साबित होती या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन स्ट्रेंथ इकोनॉमी में बरकरार है, इस बात को हमें मानना ही होगा। इमर्जिंग मार्केट्स की पर्टिकुलरली अगर बात करें कंपैरिजन वाइज, इंडिया की सिचुएशन अच्छी नजर आ रही है। और अब क्योंकि फेस्टिवल डिमांड की लगातार हम बात करें, पेंटअप डिमांड की जहां हम बात कर रहे हैं, कुछ तमाम सेक्टर्स है जहां पर अच्छा बाउंस भी इन दिनों नजर आएगा। कंजम्पशन वन ऑफ द सेक्टर, ऑटोमोबाइल, अपैरल्स, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जहां पर आगे भी डिमांड इंटैक्ट रहेगी। कंट्रीब्यूशन वाइज, होल्डिंग वाइज अगर देखें, इन स्पेसेस पर किस तरह के आपके कन्विक्शन नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कंजम्पशन सेक्टर जो है वो लगातार एक अच्छा प्ले बना रहेगा। जो इंडियन इकोनॉमी में अभी तक हमने देखा था कि जो फॉर्मल इकोनॉमी है वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रिवाइवल आया है। और इसके आप अलग अलग साइंस देख सकते हैं। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल्स देखेंगे और कार्स देखेंगे तो 4 व्हीलर डिमांड वेंट अप मच फास्टर, 2 व्हीलर डिमांड इतनी जल्दी नहीं बढ़ा।
फोर व्हीलर्स का भी अगर आप देखेंगे ब्रेकअप, तो एसयूवी जो कि एक बड़ा अर्बन कंजम्पशन आइटम है, उसकी डिमांड जल्दी ऊपर चलेगी बजाय कि स्मॉल कार्स के। तो सेगमेंट आफ्टर सेगमेंट आपको ये डेटा देखने को मिलेगा, जो ये आप पे दिखाता है कि फॉर्मल इकोनॉमी की रिकवरी बहुत स्ट्रांग थी, और अभी हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 महीने से इनफॉर्मल इकोनॉमी का डेटा धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अभी जो लेटेस्ट डेटा में आया रूरल वेजेस का, वो 5% के बेस पे 4.9% का इंक्रीज आया है। तो ये दर्शाता है कि जो दूसरा पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, जो शायद थोड़ा स्लोली रिकवर हो रहा था, दैट इज ऑल्सो गेनिंग स्ट्रेंथ। तो कंजम्पशन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल एक अच्छा प्ले रहेगा, वहां पे रिकवरी बनी रहेगी। और कंजम्पशन एंसिलरी, जो अगर हम अलग अलग सर्विसेज देख रहे हैं, जैसे अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखते हैं या फिर ब्राउन गुड्स देखते हैं, व्हाइट गुड्स देखते हैं, वहां पे आई थिंक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ऑलरेडी इंडिया में अंदर एस्टेब्लिश्ड है। पिछले 5 से 6 साल में शायद वो थोड़ा स्लो हो गया था। जैसे एक डेटा आपको बताऊंगा, पिछले 5 साल में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, उसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं आया। FY19 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2200 के ऊपर गई थी, और 2-3 साल वो स्टैग्नेंट हुई, नीचे आई, और FY23 में फाइनली हम वो नंबर क्रॉस कर पा रहे हैं, और अगले 3 से 4 साल में वो नंबर शायद और तेजी से ऊपर जाएगा। तो जो कंजम्पशन ट्रेंड है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग, और उसकी जो सब थीम्स हैं, domestically oriented sectors, जो local oriented sectors हैं, कंपनीज विच आर मेकिंग फॉर इंडिया, आई थिंक वहां पे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से अर्निंग्स के लिए 2 क्लियर इसमें वेक्टर्स हैं। पहला, टॉप लाइन ग्रोथ बेटर होगी। दूसरा, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ग्रेजुअली दे आर इम्प्रूविंग, और कंपनीज क्वार्टर दर क्वार्टर अपने इनपुट प्राइसेस जो पहले बढ़े थे उसको पास ऑन कर रही है। तो जो उनका मार्जिन प्रेशर है, मुझे लगता है वो Q3 Q4 के बाद हमें दिखेगा, वो रिवर्स हो जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनीज की वापस आएगी। तो ये ट्रेंड शायद अगले 4 से 6 क्वार्टर में प्ले आउट होने की संभावना है। ठीक है साहिल, एक और चीज़ जो इंडिया की जब आप डेमोग्राफी के हिसाब से देख रहे होंगे, तो आप शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि अब हम इंपोर्टर्स की जगह कई सेगमेंट ऐसे जो बड़े साइज़ के हैं, वहाँ पे हम एक्सपोर्टर हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस है। डिफेंस की अब इनपुट्स जो है वो थोड़ी कम हुई है, और सरकार खुद से चाहती है, क्योंकि उसके 2 लीकेज थे, फर्स्ट इज़ एनर्जी एंड सेकंड इज़ डिफेंस। तो सरकार डिफेंस को तो लीकेज को कंट्रोल कर ही रही है। इस पे आपका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है? ये कंपनियां चली हैं, मैं इसलिए ये नहीं आपसे पता करना चाहता कितनी और चलेंगी, आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि जिन्होंने ले लिया वो अभी होल्ड करके रखें, अभी उनमें और स्टीम बाकी है वैल्यूएशन के टर्म्स में कम से कम? देखिए, पिछले 1 साल में तो देयर इज नो डाउट कि इसमें बड़ा रैली आया है, और अगर आप हमारे पुराने व्यूज देखेंगे, तो हम काफी समय से हम इनिशियल पार्ट ऑफ द रैली से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये सेक्टर 1 या 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए अच्छा सेक्टर है। यहाँ पे कंपनीज के पास ऑर्डर विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग है, मोट है, कोई न्यू एंट्रेंट का आना पॉसिबल नहीं है उनके पास। इस बिजनेस में एंटर करके गवर्नमेंट के साथ या DRDO के साथ अप्रूवल्स लेने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। तो कोई न्यू एंट्रेंट आके स्पेस को डिसरप्ट करे, वो भी पॉसिबल नहीं है। और जो सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं कि लगातार उसके नंबर्स कंपनीज के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, बट लास्ट 1 साल में जो वैल्यूएशंस कैचअप हुआ इन कंपनीज का, शायद उसने थोड़ा सा जो इजी मनी था वो टेबल से निकाल दिया है। बट मुझे लगता है अगर आप 3 to 5 ईयर इन्वेस्टर हैं, तो देयर इज नो रीजन फॉर यू टू डू अप एंड डाउन एंड एंट्री एंड एग्जिट इन दिस थीम। ये इट इज हियर टू स्टे, एंड प्रोबेबली इट विल बिकम मच बिगर एज वी गो हेड। अगर आप फ्रेश एंट्रेंट है इस थीम के अंदर, तो शायद आपको एक SIP मोड, या यू विल हैव टू लुक एट द वैल्यूएशन वेरी क्लोजली कि आप क्या कंपनी खरीद रहे हैं और किस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं। बट मुझे लगता है कि 3 to 5 ईयर ट्रेंड है, और अभी शायद इसमें से 1 ही साल खत्म हुआ हो। साहिल, कुछ स्पेसेस की भी, इंडिविजुअल सेक्टर्स की भी बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल सेक्टर्स, वहाँ पर जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई, बुलिश रिपोर्ट है, और बड़ा ट्रिगर जो बताया गया वो यही कि जिस तरह से मर्जर एंड एक्विजिशन ये काफ़ी स्केल्ड अप है इस वक्त हॉस्पिटल सेक्टर्स में, और कई सारी PE फर्म्स हैं जो एक्विजिशन के मौके भी ढूंढ रहे हैं। आपको इस पूरे स्पेस में, और ये री रेटिंग का पूरा एक कैंडिडेट बनता है, हम देख भी रहे हैं मूव्स जिस तरह से हॉस्पिटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, इस स्पेस पर आपकी नजर है कि आप यहाँ फोकस कर रहे हैं, कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको मिल पाई यहाँ? श्योर, देखिए, हम हेल्थ केयर सेक्टर एज अ होल पे काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि वहां पे काफी अपॉर्चुनिटी है,
इस पूरी थीम में 3-4 अलग अलग सेगमेंट आते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक आता है, हेल्थ केयर सर्विसेज आते हैं जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं और पैथ लैब्स आते हैं, तो कुछ हद तक रिटेलिंग आते हैं जहाँ पे कंज्यूमर ओरिएंटेड ब्रांड्स आ जाते हैं इसके अंदर, और एक और इंश्योरेंस एक अलग प्ले आता है जिसको हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। हमें लगता है इन सभी सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं वैल्यू है। फार्मा एंड बायोटेक में काफी अच्छा वैल्यूएशन मल्टीपल्स अवेलेबल है हमें लगता है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स एक सेगमेंट है वो इन पूरे की पूरी स्पेस में सबसे महंगा था। अब उसके अंदर पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर हमने देखा है काफी करेक्शन आया है, मल्टीपल्स करेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी वो इतने सस्ते नहीं जितने बाकी सेगमेंट्स में। आपको 1-2 डेटा पॉइंट मैं बताता हूँ कि अगर आप जैसे बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स है, अगर आप वो पूरा इंडेक्स देखते हैं उसमें कुछ 96 कंपनीज है और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे इंडेक्स का कुछ 13-13.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और सारे कंपनीज का अगर आप प्रॉफिट्स ऐड करेंगे तो कुछ 40,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती हैं सब कंपनीज एक साथ मिला के। इसके सामने आप एक कंपनी जैसे टीसीएस है उसको खड़ा कीजिए, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वेरी सिमिलर नंबर, और 38,000 करोड़ का वो पैट बनाती है। तो नंबर्स बहुत आसपास हैं दोनों। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा बीएससी हेल्थ केयर सेक्टर जो इस समय अपनी बॉटम ऑफ द वैल्यूएशन साइकिल, बॉटम ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी पे खड़ा है, वो एक आईटी जायंट के मार्केट कैप में अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप इनका एबिटा देखेंगे, बीएससी हेल्थ केयर का टोटल एबिटा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप एग्रीगेट्स में देखेंगे बीएससी हेल्थ केयर कुछ 26-27 हजार करोड़ का फ्री कैश फ्लो करता है, और इसका एबिटा देखेंगे तकरीबन 70,000 करोड़ का एबिटा है। तो पिछले 5 साल में इन कंपनीज ने इतनी सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, इतना बड़ा ग्रॉस ब्लॉक खड़ा किया है कि इनका डेप्रिसिएशन इस समय ज्यादा है और न्यू केपेक्स बहुत कम है। इसकी वजह से इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी डिप्रेस दिख रही है, और इसके लिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये शायद महंगे हैं या इतने सस्ते नहीं है। हमारे ख्याल से अगले 2 से 3 साल के लिए या इवन मोर ये सेक्टर के अंदर बहुत प्रॉमिस है। और इसकी जो सब थीम्स हैं, जैसे आपने एक हॉस्पिटल थीम की बात की, उसमें आई थिंक आपको थोड़ा रिफाइनमेंट करना पड़ेगा जो बॉटम्स अप से होगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जूसिएस्ट सेक्टर अवेलेबल। बाकी अगर आप वैल्यूएशन मल्टीपल्स सेक्टर बाय सेक्टर या थीम बाय थीम लगाएंगे तो जो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर है वो हेल्थ केयर है, दैट विल बी ऑन द टॉप। सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव इस पूरे स्पेस में नज़र आ रहा है, लेकिन साहिल साथ ही सीमेंट सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या है ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों चाहे बिग प्लेयर्स हो या फिर मिड कैप सीमेंट प्लेयर्स हो, काफ़ी अच्छा एक्शन, एक तरह से कह सकते हैं जूसी स्पेस ये डेवलप होता हुआ, इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे पॉजिटिव्स वैसे हैं, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन है इसकी कंसोलिडेशन इज ऑन द कार्ड्स। कंसोलिडेशन से मेरा मतलब डाउन ट्रेंड का नहीं है, कंसोलिडेशन से अब बिग प्लेयर एंट्री के बाद कई सारे एक्विजिशंस हो सकता है, कई सारे डील्स हैं जो कि नज़र आए। पिछले दिनों इंडियन सीमेंट प्लेयर्स की अगर बात करें काफ़ी अवर्स थे टू सेल देयर बिजनेस, लेकिन अब इतने लुक्रेटिव ऑफर्स आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कंसोलिडेशन इज ऑन द कार्ड्स? कंसोलिडेशन तो क्लियरली इज द टॉप ऑफ द टाउन, और मेरे ख्याल से बना रहेगा कुछ सालों के लिए। लेकिन 2 अलग डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सीमेंट इज नथिंग बट एनर्जी कन्वर्जन। सीमेंट बनाने की प्रोसेस इज एनर्जी कन्वर्जन, और इसका 2 बड़े कॉस्ट हैं, डीजल और कोल, और इनकी कंपनीज की इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से एबिटा पर टन काफी नीचे आ गया पिछले 4 से 6 क्वार्टर में। अभी हम देख रहे हैं जो हमारा डेटा दिखाता है कि बोथ डीजल कोल एज इनपुट प्राइसेस जहां पे वो अभी खड़े हैं वहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट अगले 3 से 4 क्वार्टर में। उसकी वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। सेकेंडली, ये जो एक्सटेंडेड मॉनसून सीजन है उससे डिमांड पे भी हिट आया, जो कि बहुत सीजनल फैक्टर है जो हर साल होता है, बट इस बार हमें लग रहा है कि डिमांड थोड़ा लैगिंग है। मोस्ट लाइकली इट विल पिक अप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप ये दोनों फैक्टर्स देखेंगे ये काफी पॉजिटिव है फॉर द सीमेंट सेक्टर। लेकिन एक फैक्टर जो है वैल्यूएशंस, तो वैल्यूएशंस जब ये सेक्टर के अंदर करेक्शन आया पिछले 1 साल में, वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव नहीं हुए जितने हिस्टोरिकली ये करेक्शंस में हो जाते हैं। तो इस समय मैं बोलूंगा एवरेज या स्लाइटली अबव एवरेज वैल्यूएशन पे सेक्टर। तो सेक्टर एज अ होल पे कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है, आपको बॉटम्स अप कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से देयर आर पॉजिटिव एंगल्स एंड साइंस विद इन द सेक्टर। अगले 2 से 3 साल इफ योर बॉटम्स अप व्यू इज स्ट्रांग, यू कैन कैप्चर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन दिस स्पेस। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी आपसे हमको जानने को मिले। बहुत शुक्रिया साहिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
खैर आगे बढ़ते हैं इस बीच